ठीक है, NIA, इसको हम कहते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज़ ये है यहाँ पर कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है ना, पूरा इसका हम समझेंगे कि हाँ इसको अधिकार क्या है। ठीक है, इसको भारत में किस प्रकार से इसमें भारत में जिसकी ज़रूरत पड़ी है, और सबसे बड़ी बात इसकी हम ये सोचेंगे कि ये CBI के साथ में, अब जानते हैं CBI मतलब सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के साथ में इसका CBI और NIA, इन दोनों के बीच में हम ये देखेंगे आखिर में ये दोनों संस्था NIA और CBI आपस में लड़ती भी रहती हैं। कभी एक ही मुद्दे पर दोनों के दोनों क्या है आपस में भिड़ जाती हैं। ठीक है, और हम ये बताएंगे आपको कि हाँ आखिर में क्या है यहाँ पर और किस प्रकार से, और इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे कि हाँ इस प्रकार से इसको करना चाहिए तो कुछ हो सकता है। ठीक है, क्या बता दोबारा? CBI ने CBI के मुख्यालय पर रेड डाली है। अच्छा, तो वो डाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, डाल सकता है, वो उसको मतलब नहीं है। ठीक है, CBI, अब हम करेंगे CBI को मैंने आपको CBI को तो मैं पढ़ाऊंगा बाद में। CBI को मैंने कभी एक दिन बताया भी था, ये कोई स्पेशल नहीं है। ये CBI जो है ना दिल्ली पुलिस के लिए जब विश्व युद्ध खत्म होने के बाद दिल्ली पुलिस के लिए जो है जवान थे, जो स्पेशल जवान थे, दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट के तहत जो है ना CBI को रखा गया है। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो CBI अलग है और NIA एक अलग है। NIA सबसे पावरफुल एजेंसी भारत में इस टाइम है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, अब देखिए बात क्या है कि इसकी जो है ना शुरुआत आपको मानी जाती है, एक कमेटी थी के धर्मवीरा। ठीक है, धर्मवीरा आयोग जिसको बोलते हैं, सिर्फ इतना याद रखिएगा कौन सा आयोग है, धर्मवीरा आयोग। अभी हम आपको लिखवा देंगे, आप याद रखना कौन सा आयोग है, धर्मवीरा आयोग। धर्मवीरा आयोग ने क्या किया था कि इसको बनाने के लिए पहली बार सुझाव दिया, भारत में पहली बार ये सुझाव दिया कि हमारे पास भी NIA होनी चाहिए। और NIA होने के पीछे क्या था कि ये जो है ना जस्ट उस प्रकार से होनी चाहिए जिस प्रकार से अमेरिका में FBI है। क्या है अमेरिका में? FBI, अमेरिका की भी एक प्रकार की एजेंसी है, जांच एजेंसी है। तो ये कहा कि हमारे भारत में भी CBI हमारे पास है, लेकिन CBI को वो जितने राइट्स होने चाहिए उतने राइट्स नहीं हैं। दूसरी चीज़, CBI मैंने आपको बताया था दिल्ली पुलिस जो दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत काम करती है। ठीक है, जबकि इसको NIA बिल्कुल सेपरेट बॉडी है। ठीक है, तो ये कहा गया है कि हमको कोई इस प्रकार की एक अच्छी बॉडी और बनाना चाहिए, अच्छा आयोग बनाना चाहिए, या अच्छे प्रकार के एक संस्था बनानी चाहिए जो जस्ट FBI की तरह काम करे। ठीक है, FBI ये अमेरिकन है। ठीक है, अमेरिकन जांच एजेंसी है। और ये भी कहा गया है कि NIA को जैसे CBI क्या करती है, CBI जनरली भारत के अंदर रह के कहीं काम करती है। मतलब अगर भारत में कोई भी कांड हो गया, बम कांड से लेके कुछ भी और काम हो गया, तो वो भारत में ही जांच करती है ज़्यादा से ज़्यादा। जबकि NIA से जब अब भारत से बाहर अगर किसी भी जांच करने के लिए कहीं बात आ गई, जैसे बांग्लादेश है और पड़ोस में कहीं और भी हो गया कुछ कांड, तो उसमें अगर जांच करने के लिए हमारा कहीं पर दिक्कत आती है, तो उसके लिए ये कहा गया कि जैसे FBI कर सकती है हर जगह जांच, उसी प्रकार से भारत से भी एक एजेंसी होनी चाहिए जिसको गठित करने के लिए फिर बनाया गया NIA। यानी कि मेनली ये क्या था, ये टारगेट ध्यान में रखा गया है कि अगर भारत से बाहर की भी अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है तो हम एक जांच एजेंसी गठित कर रहे हैं जिसके पास खुद के कुछ पावर होंगे, जो कुछ ही अपने आप से अलग ऑटोनॉमी बॉडी होगी, अपने आप को रेगुलेट कर सकती है। ठीक है, इसके ऊपर किसी भी आयोग का किसी भी प्रकार से कुछ भी हस्तक्षेप नहीं चलेगा। क्लियर बात है ना? तो ये बात हुई, इसलिए क्या किया गया, धर्मवीरा आयोग ये पहला आयोग था जिसने ये पहले अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि हाँ देखिए भारत में इस प्रकार की एजेंसी बननी चाहिए। ठीक है, इसके बाद सन 2000 में क्या हुआ, सन 2000 में एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था पद्मना भैया, पद्मना भैया या पद्म भैया लिख लीजिए। ठीक है, पद्मना भैया आयोग। ठीक है, ये एक आयोग और बना था। हुआ क्या था कि कभी कभी आपने एक चीज़ देखी होगी, जैसे आप भी कल परसों अगर आप देख रहे होंगे तो स्टेट्स दो स्टेट्स के बीच में कभी कभी आपस में लड़ाई हो जाती है किसी मुद्दे को लेके। यानी कि अगर इंटर स्टेट का मतलब होता है अंतर्राज्यीय। ठीक है, अंतर्राज्यीय, अगर अंतर्राज्यीय कोई विवाद आता है तो उस विवाद को सुलझाने के लिए हमारे पास कोई ऐसी पर्टिकुलर एजेंसी नहीं थी जिससे हम इंटर स्टेट कोई भी मामले को सुलझा सकें। अब कोई केस आ गया, मान के चलिए कोई केस था, और कोई केस क्या हुआ कि ऐसे मान के चलो यहाँ पर ये MP है, मध्य प्रदेश है,
और यहाँ पर आपका यूपी है। तो किसी ने क्राइम किया यूपी में, और यूपी में क्राइम करते हुए वो कहाँ पर भाग गया, एमपी में भाग गया। अब ये दोनों जगह का राइट बनता है कि यूपी वाला, यूपी में उसने क्राइम किया इसलिए वो यहाँ का यूपी का भी दोषी है, और एमपी में एमपी में वो शरण ले रहा है तो इसलिए वो एमपी का भी जो मध्य प्रदेश है उसका भी ये अधिकार है कि वो कहीं ना कहीं ये यूपी वाले को इस जो है आरोपी को दे। ठीक है, अब इसी मध्य में कोई ऐसी बात आ जाती है कि एमपी वाला ये मना कर देता है कि हाँ हम ऐसा इस व्यक्ति को आपको नहीं दे सकते हैं। तो इस केस में अब क्या होगा, उसको कौन दिलवाएगा इसको, तो इसके लिए अब वहाँ पर कौन हस्तक्षेप करेगा, एनआईए करेगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वहाँ पर कर सकती है अपना हस्तक्षेप। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है, आपने एक और सुना होगा, भारत में 26/11 हमला हुआ था 2008 में, याद है ना, 26/11 हमला भारत में हुआ था, ये मुंबई में 2008 में। ठीक है, जब ये हमला हुआ ना भारत में तो ये कहा गया कि अब इसके आधार पर भी जो है ना कहीं एक मांग चली कि यार सीबीआई के लिए बहुत बर्डन आ जाता है। सीबीआई क्या करती है, सीबीआई के पास दो काम बहुत बड़े हैं। एक तो आर्थिक मामलों से संबंधित कोई भी चीज़ होती है तो सबसे पहले सीबीआई आता है, उसके बाद आपने देखा ईडी जाता है, ईडी मतलब इन्फॉर्मेंस डायरेक्टरेट। ठीक है, ईडी पहुंचता है और सीबीआई भी पहुंच जाता है। तो सीबीआई के पास कुछ ऐसे क्राइम, सीरियस क्राइम से लेके और आर्थिक मामलों से भी रिलेटेड इशू आते हैं, और एक इतना ज़्यादा ढेर लग चुका है, बहुत ज़्यादा बल्क काम हो गया है, जिसको निपटाने के लिए कहीं ना कहीं सीबीआई बहुत बिजी रहती है। अब अचानक से कोई घटना हो गई तो उस पर कार्रवाई कौन करेगा, जैसे बम कांड हो गया तो उस पर कार्रवाई कौन करेगा। तो उसके लिए जब 26/11 हमारे संसद पे हमला हुआ है तो उस समय हमने ये सोचा कि कहीं ना कहीं हमको एक ऐसी एजेंसी चाहिए जो स्वतंत्र रूप से काम करे। उसके लिए हमने क्या किया, एनआईए का गठन किया। क्लियर बात है ना, दोबारा समझो, एनआईए की भारत में ज़रूरत क्यों पड़ी कि अगर हमको भारत से बाहर कोई भी जांच करानी हुई तो जिस प्रकार से एफबीआई, अमेरिकन एजेंसी एफबीआई कार्य करती है, उसी प्रकार से भारत की कोई एक एजेंसी होनी चाहिए। उसके लिए क्या किया था, धर्मवीर आयोग ने क्या किया, इसकी सिफारिश की और कहा भारत में एनआईए एजेंसी बननी चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी बननी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बननी चाहिए। उसके बाद सन 2000 में पद्मनाभ भैया ने ये कहा कि हमारे पास कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जो इंटर स्टेट, दो राज्यों के मध्य में, यानी कि दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य में कोई भी अगर विवाद होता है उस विवाद को सुलझा दे। तो ऐसी हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर एजेंसी नहीं थी, जिसके लिए हमने क्या किया, पद्मनाभ भैया ने सुझाव दिया कि हमको एक एनआईए जैसी एजेंसी बनानी चाहिए। तीसरा क्या है, 26/11 जब हमारे संसद पर हमला हुआ तो हमने ये सोचा कि आखिर में सीबीआई के पास इतना ओवरबर्डन है, इसमें लाखों केस पड़े हुए हैं और लाखों केस ऐसे पड़े हुए जो सीरियस क्राइम है। अब सीरियस क्राइम है और दूसरी चीज़ ये है कुछ इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था से संबंधित भी यहाँ पर इसके बाद मामले की जाँच कर रहा है। अब एक एजेंसी इतने सारे केसों को, लाखों केसों को कैसे सुलझा सकती है, यानी कि अब ये जो घटना तुरंत सडन घटी है ना, ये सडन घटना घटी है और आपको पता है ये घटना बहुत बड़ी है, क्योंकि भारत की संसद के ऊपर हमला करना एक बहुत बड़ी बात है, किसी भी देश की संसद के ऊपर हमला करना एक बहुत बड़ी बात है। तो उसके जांच होनी चाहिए और जांच करने के लिए हमको सेपरेट बॉडी चाहिए होगी। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने कहा कि हमको अब एक ऐसी बॉडी चाहिए जो इसके स्वतंत्र रूप से इसकी अकेले जाँच कर सके। तो इसलिए हमने क्या किया, उस समय भी विचार में लाया कि एनआईए को गठन किया जाना चाहिए। क्लियर बात है ना, ये तीन बहुत बड़ी हमको जरूरत पड़ी। उसके बाद हमने क्या किया है, दिसंबर 2008 में, कब, दिसंबर, देखो अब देखो यहाँ पर ये नवंबर की घटना है और दिसंबर 2008 में हमने क्या कर दिया, सदन में एक बिल लेके आ गए और एनआईए को बनाने की हमने कोशिश करी। ठीक है, अब 1 जनवरी बहुत फास्ट इसको बनाया गया, 1 जनवरी 2019 से एनआईए एक्ट भारत में लागू कर दिया गया। क्लियर बात है ना, एनआईए भारत में लागू कर दिया गया है। अब एनआईए क्या है अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, इसकी पृष्ठभूमि आपको समझ में आई, बैकग्राउंड समझ में आ गया, क्यों ज़रूरत पड़ी आपको पता चल गया है। भारत में कब यहाँ पर संसद में आया, दिसंबर 2008 में आया और 1 जनवरी 2009 में हमने क्या कर दिया, एनआईए एक्ट बना दिया और पारित कर दिया, यानी एनआईए को हमने गठित करने का पूरा काम कर चुके हैं। क्लियर बात है। अभी इसके फंक्शन क्या है, सीबीआई से किस प्रकार अलग है, ये सब मुद्दे हम डिस्कस करेंगे। पहले इतना लिख लीजिए आप, लिखिए
पॉइंट वाइज लिखना। राष्ट्रीय पुलिस आयोग, राष्ट्रीय पुलिस आयोग, राष्ट्रीय पुलिस आयोग, पुस्तक में लिख देना धर्मवीरा आयोग। राष्ट्रीय पुलिस आयोग, पुस्तक में लिखना धर्मवीरा आयोग, पुस्तक में लिखना धर्मवीरा आयोग, धर्मवीरा आयोग, देखते रहना, ठीक है, धर्मवीरा आयोग, ठीक है। ने सुझाव दिया कि भारत में अमेरिकी एफबीआई की भांति, अमेरिकी एफबीआई की भांति, अमेरिकी एफबीआई की भांति एक संस्था होनी चाहिए, एफबीआई के भांति एक संस्था होनी चाहिए जो 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 अंतर्राज्यीय पुस्तक लिखा इंटर स्टेट, ठीक है, इंटर स्टेट, अंतर्राज्यीय क्षेत्राधिकार से युक्त हो, अंतर्राज्यीय क्षेत्राधिकार से युक्त हो, से युक्त हो, ठीक है, क्षेत्राधिकार से युक्त हो। ठीक है, आगे एक पॉइंट लिखना चाहिए। पद्मना भैया, पद्मना भैया, ठीक है, पद्मना भैया कमेटी 2000, पद्मना भैया कमेटी 2000 में पद्मना भैया कमेटी 2000 में इंटर स्टेट अंतर्राष्ट्रीय जुरिस्डिक्शन, ये जुरिस्डिक्शन मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, अंतर्राष्ट्रीय न्याय, अंतर्राष्ट्रीय न्याय की बात की, अंतर्राज्यीय न्याय की बात की, ठीक है। सेकंड, अगला लिखिए, द्वितीय प्रशासनिक आयोग, याद है इनके अध्यक्ष कौन थे? द्वितीय प्रशासनिक आयोग के अध्यक्ष किसको मैंने बताया था? याद नहीं करते हो? वीरप्पा मोइली बताया था मैंने, याद है? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वीरप्पा मोइली। पहले वाले के कौन थे? के संथानन। याद रखो ये चीज़ें, ठीक है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग कब गठित किया गया था? 2005, सामने डैश करके लिखो। 2005 ने 15 सूत्री एक रिपोर्ट पेश की जिसमें 8वीं रिपोर्ट, मतलब जैसे 10 पॉइंट 15 पॉइंट बोले ना, 15 पॉइंट में 8वां पॉइंट है, ठीक है, जिसमें 8वीं रिपोर्ट और डैश करके लिख देना सामने 2008 में दी थी। 2008 8वीं रिपोर्ट कब दी है? 2008 में वीरप्पा मोइली ने कोमा लगा देना। वीरप्पा मोइली कमेटी ने
NIA नाम रखा, वीरप्पा मोइली कमेटी ने NIA नाम रखा। मतलब क्या है, एक मिनट इधर समझो। पहले तो ये जो बात कर रहे थे वो ये कह रहे थे कोई कमेटी होनी चाहिए। कमेटी कौन सी होनी चाहिए ये नहीं बता पा रहे थे, नाम क्या होना चाहिए उसका। तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग आया तो उसने कहा NIA नाम होना चाहिए इसका, ठीक है, बस इतनी बात है, ठीक है। 2005 में इसको कार्य दिया गया, तो इन्होंने 2005 में वीरप्पा मोइली कमेटी ये गठित की थी। तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में गठित होने के बाद ये सब 2008 में इन्होंने अपनी 15 सूत्री एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें 8वां पॉइंट जो है ना, 8वां पॉइंट NIA से संबंधित है। क्लियर बात है ना, इसको मैंने आपको बता दिया। अगला पॉइंट लिखो, 26/11 हमले 26/11 हमले 26/11 हमले हमले की घटना होने के बाद 26/11 हमले की घटना होने के बाद दिसंबर 2008 में NIA एक्ट पारित किया गया। NIA एक्ट पुस्तक में लिखा संसद में पारित किया गया। NIA एक्ट संसद में पारित किया गया। NIA एक्ट संसद में पारित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, 1 जनवरी 2009 से 2009 से NIA एक्ट लागू हुआ। NIA एक्ट 1 जनवरी 2009 से NIA एक्ट लागू हुआ, ठीक है। दिसंबर में इसकी क्रियाकलाप हुआ, संसद में पारित कर दिया गया और ये 1 जनवरी से लागू हो चुका है भारत में 2009 से, ठीक है। अब देखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको किसी प्रकार से इसमें, यानी कि ये भी क्या है, एक जांच एजेंसी है, सिमिलर टू CBI, ठीक है, जांच एजेंसी है। क्यों बनाया गया, क्या थे मुद्दे, तो बहुत सारे मुद्दे मैंने आपको बता दिए थे, इनकी वजह से हमको इसको बनाना पड़ा। क्लियर बात है ना। अब ये इसकी वजह से इनको बनाना पड़ा, तो कहीं ना कहीं हमने इसको, और दूसरी चीज़ CBI को हमने इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों को नहीं राइट दे रखा। हम CBI जो आपको पढ़ाएंगे ना तो बताएंगे CBI में और इसमें क्या बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन यहाँ पर भी अंतर आपको कुछ समझ में आ जाएगा। अब लिखना NIA का संस्थानीकरण, NIA का संस्थानीकरण, ठीक है। और इसमें लिख लेना सीधा यह एक कानूनी संस्था पुस्तक में संविधिक, यह एक कानूनी संस्था संविधिक, ठीक है, संविधिक, यह एक कानूनी पुस्तक में संविधिक संस्था है जो गृह मंत्रालय के अधीन है, जो गृह मंत्रालय के अधीन है। किसके अधीन है, गृह मंत्रालय के, होम मिनिस्ट्री के, यानी अमित शाह इसको देखेंगे, ठीक है, गृह मंत्रालय के अधीन है, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, CBI किसके अधीन है, CBI किसके अधीन है, लिख लेना ये चीज़। CBI PMO के, प्रधानमंत्री ऑफिस जिसको कहते हैं, PMO जिसको बोलते हैं, लिख लेना CBI, ठीक है, किसके अधीन है, पूछ देते हैं डायरेक्ट ऐसे करके। और NIA के लिख लेना होम मिनिस्ट्री के, होम मिनिस्ट्री के। IB लिख लो, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है, IB के, ये भी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर,
ठीक है, ये भी बात एक ही है, दोनों एक ही है, ठीक है। IB मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो। रॉ RAW सुना होगा आपने, रॉ रिसर्च एंड एनालाइसिस विंग, ठीक है। ये किसके अधीन काम करती है, तो इसको लिख देना, ये है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, ठीक है, इसके अधीन ही काम करती है। ये थोड़ी ध्यान रखना इसको। देखो तभी तो ये बोला जाता है, CBI के ऊपर बहुत सारे आरोप लगते हैं, CBI प्रधानमंत्री के आदेश पर कार्य करती है, ठीक है। ये सारे क्यों लगते हैं, क्योंकि ये जो है ना CBI किसके आधार पर करती है, ये मतलब किससे लिंक्ड है एजेंसी, ये PMO के है, प्रधानमंत्री ऑफिस से रिलेटेड है, ठीक है। और IB है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मतलब किसके है, गृह मंत्रालय के। और NIA किसको रखा गया, गृह मंत्रालय के अधीन। और रॉ को किसके अंदर रखा, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के, ठीक है। इसको आप जानते रहिएगा थोड़ा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया NIA का संस्थानीकरण में क्या है, ये एक संविधिक संस्था है, ठीक है। मैंने आपको बताया था संवैधानिक अलग, संविधिक अलग, ये एक कानूनी संस्था है। और मैंने पढ़ाया था आपको बहुत कुछ डिटेल में, ठीक है। आएगा आगे भी बताऊंगा धीरे धीरे इसको। तो ये जो है ना एक, और किसके अधीन है, ये गृह मंत्रालय के अधीन है। अब यहाँ पे इसके बाद आप एक नोट लिखो छोटा सा, अब वो नोट बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो NIA स्वयं के आधार पर, NIA स्वयं के आधार पर किसी राज्य में हस्तक्षेप करती है। NIA स्वयं के आधार पर किसी राज्य में हस्तक्षेप करती है। अब यहाँ पे ध्यान से समझ लेना क्या मतलब है। अभी सब समझ में आएगा, थोड़ा यहाँ समझना। यहाँ पे अब क्या है, मैं आपको एक साथ में NIA और CBI में थोड़ा बहुत अंतर बता देता हूँ ताकि याद रखना आप, ठीक है। CBI को अलग से पढ़ाऊँगा ही, पहले आप याद रखना। देखो CBI में अगर आप जाओगे ना, CBI में सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन में, तो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन में इसके दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट में क्या है, एक जो पार्ट होगा वो होगा, एक को होगा आर्थिक मामलों से संबंधित, आर्थिक मामलों से संबंधित, ठीक है। और एक क्या होगा, एक को बोलते हैं हम जनरल ऑफेंस विंग, मतलब क्या होता है बता रहे अभी, सामान्य मामले, ठीक है, जनरल ऑफेंस विंग्स, ठीक है, यानी कि सामान्य मामले, सामान्य मामलों से संबंधित। अब इधर हम NIA की बात करें तो NIA के पास क्या है, तो NIA के पास क्या है कि जैसे अगर कोई बम कांड होता है तो बम कांड को जांच करने का राइट NIA को है। लेकिन क्या है, यहाँ पर जनरल ऑफेंस विंग के तहत इसमें बम कांड इसमें भी है, क्या है, बम कांड इसमें भी है। बम कांड अगर कहीं होता है तो उसके लिए क्या है, दोनों को जांच करने का पावर है, इसको भी है, लेकिन इसके तहत किसमें है, सामान्य मामलों जनरल ऑफेंस विंग में है। लेकिन इसमें किस लिए है, इसमें स्पेशल मेंशन कर रखा है कि बम कांड से संबंधित कोई घटना होती है उस पर NIA जांच करेगा। इसका मतलब NIA को प्रायोरिटी दे रखी है, लेकिन यहाँ पर किस में दे रखी, जनरल मामले में। अब जनरल स्टोर पे जानते हो ना, तो जनरल स्टोर का मतलब क्या होता है, ऐसा स्टोर जहाँ पर जेनरिक तरीके से हर तरीके की चीज़ें रखी हो। अब कोई पर्टिकुलर वो दुकान नहीं है, उस पर आप अगर मांगने के तो उस पर आपने टूथपेस्ट मांग लिया, टूथपेस्ट दे देगा, साबुन मांग लिया, साबुन दे देगा, यानी कि अलग अलग वैरायटी अलग अलग चीज़ की रहती है। अब तुम कपड़े वाली दुकान पर जाओगे ना, वहाँ पर तुम अगर टूथपेस्ट मांगोगे या कोई और चीज़ें मांगोगे तो वो नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि तुम यहाँ पर कपड़े ही मांग सकते हो, ठीक है।
तो बहुत बड़ा अंतर है। कपड़े वाली दुकान पे आपको कपड़ा ही मिलेगा, और यहाँ और अगर तुम्हें जनरल शॉप पे गए तो वहाँ पर ब्लेड भी मिल जाएगा आपको। और कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी क्रीम ऐसी रखे होता है जो मेडिकल पे मिलनी चाहिए, तो क्रीम भी वहाँ पर मिल जाती है। जो एंटीसेप्टिक क्रीम होती है वो मेडिकल पे मिलनी चाहिए, वो मिलती कहाँ पर आपको? जनरल स्टोर पे मिल जाती हैं। ठीक है, तो है क्या, ये क्या है, इसके पास जनरल मामले, सामान्य मामलों के तहत बम कांड की घटना से संबंधित सीबीआई जांच करेगा, ऐसा लिखा है। जबकि यहाँ पर एनआईए के लिए क्या लिखा है कि बम कांड से संबंधित कोई भी घटना होती है उसको एनआईए जांच करेगा। क्लियर बात है ना। दूसरी चीज़, इसको जो है ना आर्थिक मामलों के लिए, अगर आर्थिक मामलों के लिए कोई बात अगर होती है तो उसकी जाँच करने का अधिकार सीबीआई के पास है। किसके पास है? सीबीआई के पास है। लेकिन इसके पास जो है ना आर्थिक मामलों के जांच से संबंधित कोई भी पावर नहीं है, यानी आर्थिक मामलों के लिए कोई पावर नहीं है। अब इसी क्रम में अगर आप कभी ध्यान से समझते होंगे तो कहीं कहीं पर एक जगह पर किसी एक ही व्यक्ति के ऊपर सीबीआई रेड डाल देता है, उसके बाद देखो अपने ईडी रेड डाल देता है। और इस केस को आपने सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में बहुत ज़्यादा सुना होगा, सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में बहुत ज़्यादा सुना होगा। वहाँ पर सीबीआई रेड डाली है, उसके बाद ईडी ने रेड डाल दिया है। मतलब क्या है, सीबीआई को पावर है आर्थिक मामलों से संबंधित, लेकिन अगर कहीं पर पैसों का गमन होता है तो उस पर जांच ईडी भी कर सकता है। क्या बात, क्राइम पे नहीं करेगा, वहाँ पर पैसों से संबंधित भी लेन देन था ना, इसलिए ईडी भी जांच करेगा और सीबीआई भी जांच करेगा। दूसरी चीज़, अगली चीज़ मैंने आपको ये बताई थी कि एनआईए इधर, हाँ सीबीआई इधर लिखा, सीबीआई और एनआईए, इसमें क्या है, किसी भी राज्य में ये स्वतंत्र रूप से क्या कर सकती है, जांच करेगी। किसी भी राज्य में क्या करेगी, स्वतंत्र रूप से जांच करेगा, एनआईए कर सकता है। लेकिन सीबीआई के पास स्वतंत्र रूप से जांच करने का पावर नहीं है, स्वतंत्र रूप से जांच करने का पावर नहीं है। मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि ये खुलकर जांच नहीं कर सकता है, जांच कर सकता है, लेकिन कैसे करेगा इसको आप ध्यान से समझना। अभी अगर आप न्यूज़ फॉलो करते होंगे तो आपने समझा होगा क्या है कि स्वतंत्र जांच ऐसे नहीं करेगा। देखो, राज्य में कभी भी सीबीआई तब तक जांच करने नहीं जाएगा जब तक राज्य डिमांड नहीं करता है। राज्य खुद इसे ये कह देगा, राज्य का मुख्यमंत्री ये कहेगा अपने आप से, ये कहेगा पहले कि हाँ मुझको इस मामले में सीबीआई की जांच चाहिए। तब क्या होगा, राज्य का मुख्यमंत्री खुद बोलेगा, उस केस में क्या करेगा, सीबीआई तब हस्तक्षेप करेगा। या क्या है, सीबीआई से अगर भारत के प्रधानमंत्री यानी पीएम किसी भी मामले पे स्वतंत्र रूप से जांच कराना चाहते हो तब वो करेगा। मतलब कोई राज्य में अगर कोई बात होती है तो या तो प्रधानमंत्री खुद से कहें कि हाँ उस राज्य में आप जाइए और जांच करिएगा, तब जाएगा वहाँ पर। दूसरे केस में राज्य में कोई ऐसी घटना होती है जहाँ पर क्या है, जांच करना अनिवार्य है, और उस राज्य का मुख्यमंत्री खुद बोलता है कि मेरे राज्य में इस घटना को सीबीआई के अंडर में देता हूँ, आप जांच करिए। ठीक है, तब सीबीआई उसके अंदर इंटरफेयर करेगा। जबकि एनआईए को क्या पावर है, एनआईए क्या करेगा, एनआईए को लगा कि हाँ ये कुछ ऐसा मामला है जिसमें मुझे हस्तक्षेप करना चाहिए, तो ये राज्य के मुख्यमंत्री की कोई परमिशन नहीं लेगा, ये इंटर कर जाएगा राज्य में, और इंटर कर जाएगा। उस क्रम में ये सारी घटनाओं को अंजाम दे सकता है। जितनी सीबीआई को है उससे अधिक पावर इसको मिली हुई है, तो ये कुछ भी कर सकता है। ठीक है, एनआईए को मैंने क्या बताया, सबसे बड़ा अंतर याद रखिएगा, ये राज्य में स्वयं हो सकता है, ये राज्य में बुलाने पे जाएगा। और इस केस को आपने बहुत ही अच्छी तरीके से आपने देखा होगा कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ये केस बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। क्यों हाईलाइट हुआ था, आपको पता है कि बिहार का ये एक्टर था, ठीक है, और ये मुंबई में वर्क कर रहा था, हमको पता है। मैं बस ये बताऊंगा क्योंकि मुझे इसको पढ़ाना भी है बाद में जाके सीबीआई से, मुद्दे को इसको जोड़ के पढ़ाना है, वहाँ पर बहुत सारा घटना हुई थी तो मैं तब पढ़ाऊंगा आपको। लेकिन अभी मैं थोड़ा इतना बता दे रहा हूँ, बिहार का ये रहने वाला था, मुंबई में इसने मतलब कह रहे हैं कि फांसी लगाई थी या कुछ भी किया था, सुसाइड किया था। तो हुआ क्या था कि अब ये जो है ना, मुंबई के मुख्यमंत्री जी ये चाहते नहीं थे कि यहाँ पर सीबीआई जांच करे, जबकि इनके पिता जो है ना, बिहार के जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता ये चाहते थे कि इस मामले पे सीबीआई जांच करे। फिर राज्य और बिहार और मुंबई में दोनों में खींचातानी पड़ी, तो उस केस में क्या हुआ, फिर आखिर में सीबीआई के पास वो राइट, सीबीआई को यहाँ पर जांच करने के लिए
वो गया भी, और सीबीआई अब यहाँ पे जांच करने के गया तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें घटना घटी, और पुलिस यहाँ से बिहार से किसी भी राज्य से, यहाँ से बिहार से पुलिस भी गई थी, इसका आईपीएस अधिकारी भी गया था मुंबई में, और आईपीएस अधिकारी को महाराष्ट्र में उन्होंने क्या कर लिया था, पकड़कर क्वारंटीन कर दिया था। ये घटना आपने सुनी होगी बहुत ज़्यादा। अब मैं बताऊंगा आपको इसके पीछे क्या लॉजिक है, और वो सही था। फिर कोर्ट का भी न्याय आया है, कोर्ट का भी न्याय आया, उसमें ये कहा गया था कि बिहार जो है ना राज्य, बिहार राज्य ने सही कार्य किया है, इसमें गलती महाराष्ट्र राज्य की है। वो कैसे है वो मैं आपको तब बताऊँगा, ये आप समझ के पहले ये बताऊँ। तो अब एक तरफ ऐसे करके खींच लेना एनआईए वर्सेस सीबीआई। अभी और चीज़ें बताऊंगा आपको, एनआईए वर्सेस सीबीआई। एनआईए वर्सेस सीबीआई, ठीक है। एक तरफ एनआईए, एक तरफ सीबीआई लिखना, एक तरफ एनआईए लिखना, एक तरफ सीबीआई, एक तरफ एनआईए। सीबीआई में आप ये वाला फ़ोटो बना सकते हैं, सीबीआई के अंदर ये वाला फ़ोटो बना लो। आर्थिक मामलों से संबंधित दो है इसके पार्ट। अगर आपसे कोई पूछता सीबीआई के कितने विंग्स हैं, तो दो विंग्स हैं। एक क्या है, इकोनॉमिक विंग्स, ठीक है, और एक क्या है, जनरल ऑफेंस विंग्स, ठीक है। तो इसके दो पार्ट है, फर्स्ट सेकंड। इकोनॉमिक विंग्स एंड मतलब आर्थिक मामलों से संबंधित और सामान्य मामलों से संबंधित, सामान्य मामलों से संबंधित और आर्थिक मामलों से संबंधित। ठीक है, सही चल रहा है, ठीक है। अब लिख लिया आपने आर्थिक मामलों से संबंधित, सामान्य मामलों से संबंधित। इसके सामान्य मामले को सामने लिख लेना बम कांड, ठीक है। आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति, ठीक है। और इस सीबीआई में लिख रहे हैं ना अभी, उसको भी ऐसे रहने देना। और इसमें लिखना, इसमें लिखना एक चीज़ लिखना, यह है सीबीआई राज्य में, सीबीआई किसी भी राज्य में या सीबीआई राज्य में तभी जांच कर सकती है जब, सीबीआई राज्य में तभी जांच कर सकती है जब सीबीआई राज्य में तभी जांच कर सकती है जब, पहला पॉइंट लिखना, जब उस राज्य का मुख्यमंत्री सीबीआई जांच की मांग करे, उस राज्य का मुख्यमंत्री सीबीआई जांच की मांग करे। उस राज्य का मुख्यमंत्री सीबीआई जांच की मांग करे। क्या करना पड़ेगा, उस राज्य के मुख्यमंत्री को सीबीआई जांच करने की मांग करनी पड़ेगी, तब करेगा। ऐसे नहीं कूद जाएगा अपने मन से। जैसे कोर्ट, आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है किसी भी जगह पर, यानी कि उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई ऐसा मुद्दा है कि जो मुझे इमीडिएट रिजल्ट चाहिए और बहुत ज़्यादा मानव ह्यूमन लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट को एक राइट है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, उसको क्या कर सकता है, मतलब किसी भी संस्था उसको गठित कर सकता है कमेटी को, और जांच करवा सकता है और स्वतः संज्ञान ले सकता है। और ये कह सकता है कि अगर किसी कोर्ट में कोई मामला चल रहा है, तो उस कोर्ट में अगर मामला चल रहा है ना, और वहाँ पर उसको लगा ये बहुत सीरियस क्राइम है और इसको मुझे देखना चाहिए, तो क्या कह सकता है, उस कोर्ट को ऑर्डर दे सकता है कि वहाँ से जितने भी कागज आगे जो प्रूफ रखे हैं उनको ट्रांसफ़र करो मेरे पास। तो उसको राइट है, सुप्रीम कोर्ट को राइट है ये, ठीक है। अब सीबीआई को ऐसा राइट नहीं है, सीबीआई को ऐसा राइट नहीं है। सीबीआई को राइट ये है जब राज्य का मुख्यमंत्री चाहेगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रख लेना, सीबीआई को एक पावर और कोर्ट और एक पावर दे देता है, ठीक है। वो हम जब सीबीआई पढ़ेंगे तो उसमें बता देंगे। तो यहाँ पर क्या है, जब राज्य मांग करे, दूसरा पॉइंट, प्रधानमंत्री किसी अपराध की जांच कराना चाहे, प्रधानमंत्री किसी अपराध की जांच कराना चाहे, ठीक है। ये दो बात हुई, ठीक है। इसको आप ध्यान रखना, प्रधानमंत्री किसी भी आपराधिक मामलों की जांच कराना चाहे, उससे रिलेटेड ये चीज़ें काम करता है कौन, सीबीआई।
और आर्थिक मामलों से संबंधित कोई बात होती है तो करेगा ही करेगा। अगला NIA में लिख लेना, NIA में बम कांड। दूसरा नक्सलवाद, आपने नक्सलवाद सुना होगा, नक्सलवाद एक शब्द सुना होगा आपने, आंतरिक विप्लव मतलब आंतरिक अशांति होती है या आंतरिक कोई दंगा फसाद ऐसे कार्य होते हैं तो आंतरिक विप्लव। बम कांड, नक्सलवाद, आपने सुना होगा नक्सलवाद प्रभावित एरिया बहुत रहता है, जम्मू कश्मीर वगैरह एरिया में, छत्तीसगढ़ खासकर ज़्यादा है। नक्सलवाद, आंतरिक विप्लव, ठीक है, आंतरिक विप्लव। और लिख लिया, और लिख लेना राज्य में स्वतंत्र जांच कर सकता है, राज्य में स्वतंत्र जांच कर सकता है, ठीक है, राज्य में स्वतंत्र जांच कर सकता है। और देखो इसके लिए क्या है, देखो यहाँ पर एक चीज़ समझना, इसके लिए इसका सेक्शन जो है ना, सेक्शन 8 और 9 में ये चीज़ें लिखी हुई हैं। सेक्शन 8 और 9 में ये चीज़ें मेंशन हैं, सेक्शन 8 और 9 में ये सेक्शन में ये चीज़ें मेंशन है जो इसके लिए NIA के लिए कानून बना उसके तहत, ठीक है। जबकि CBI के पास ऐसा पावर है नहीं, उसके पास वो तो अपनी सारी शक्तियाँ कहाँ से लेती है, जो दिल्ली पुलिस को जितनी पावर है वही पावर है वो लेता है, ठीक है। और जिसकी इसके लिए NIA के लिए क्या है, सेक्शन 8 और 9 के तहत ये सारी शक्तियाँ इसके पास पहले से निहित है, ठीक है। चलिए समझ में आया, तो ये पावरफुल एजेंसी है। अभी और भी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। अब एक चीज़ लिखना यहाँ पर, NIA व CBI में विवाद, NIA और CBI में विवाद, किस मामलों को लेकर विवाद होता है, NIA व CBI में विवाद, NIA व CBI में विवाद, ठीक है। पहला लिखना, इसमें पहला लिखना क्षेत्राधिकार को लेकर विवाद, क्षेत्राधिकार को लेकर विवाद, क्षेत्र का अधिकार को लेकर विवाद, ठीक है, क्षेत्राधिकार को लेकर विवाद। दूसरा दोनों की भूमिकाएं एक जैसी नज़र आती हैं, एक जैसी नज़र आती हैं, एक जैसी नज़र आती हैं, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। दोनों को जो है ना एक जैसा, जैसे मैंने आपको बताया ना, उसमें बम कांड से संबंधित घटना है ना, उसको CBI भी जांच कर सकता है, CBI। उसी जगह पे अगर NIA है तो NIA भी उसको जांच कर सकता है। अब होता क्या है, कभी कभी क्या होता है, जैसे ही कहीं पर बम कांड होता है बाकी CBI पहुंच जाती है, और CBI पहुंचने के बाद थोड़ी देर बाद NIA पहुंच गया, और NIA वाले कहते चलो निकलो, तुम यहाँ से निकलो, यहाँ से तुम्हारा ये नहीं काम है, भागो यहाँ से। तो अभी इसकी वजह से दोनों में विवाद छिड़ जाता है। कहते वो भी कहता कि बम कांड की हम भी जाँच कर सकते हैं, और CBI पहले करता था, NIA गठित होने से पहले CBI ही जांच करता था बम कांड की, और उसके बारे में रिकॉर्ड्स भी काफ़ी अच्छे हैं कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी पहले से काफ़ी अच्छा है। तो वो कहता कि मैं जांच करूँगा, वो NIA कहता दिखाओ कहाँ लिखा है, CBI कहता कहीं नहीं। वो कहता तुम्हारे ये जो है ना जनरल ऑफेंस विंग में है, एक सामान्य चीज़ों के अंतर्गत है, और मेरे पास सेक्शन 8-9 में पहले से ही लिखा है। तो कहता निकल लो साइड से यहाँ से। फिर क्या होता है, इसकी वजह से कभी कभी विवाद का बहुत बड़ा झगड़ा कारण बन जाता है। ये क्या, बम कांड से संबंधित घटना है। तो हमको क्या दिखाई पड़ता है, एकदम ऐसा दिखाई पड़ता है, दोनों की भूमिका एक जैसी नज़र आती है, एक ही चीज़ पर दो काम करेंगे तो विवाद तो होना ही है। दूसरी चीज़ क्षेत्राधिकार का मतलब क्या है, ऐसा लगता है कि इनको ये लगता है कि बम कांड, CBI को लगता है कि बम कांड मेरा है और ये मेरे क्षेत्र में घुस रहा है, और NIA को लगता है ये मेरा काम है और ये मेरे क्षेत्र में घुस रहा है। इसलिए ये क्षेत्राधिकार को संबंधित क्या होता है, परस्पर एक दूसरे पे विवाद चलते रहते हैं। अगला लिखिएगा, पहले जो कार्य CBI करता था उसे अब NIA को दे दिया गया है।
उसे अब एनआईए को दे दिया गया है, एनआईए को दे दिया गया। मतलब क्या है, देखो पहले सीबीआई बम कांड और सारे से संबंधित अकेली बॉडी थी ना, अस्तित्व में था नहीं। तो ये तो कब अस्तित्व में आया, ये तो अस्तित्व में कब आया, अब 2009 में आया अस्तित्व में, 2009 में आया अस्तित्व में। इससे पहले कौन था, इससे पहले सीबीआई था। अब सीबीआई को ये लगता है कि इसने मेरे पेट में लात मार दी, ठीक है। तो अब क्या है कि क्षेत्राधिकार से संबंधित इनमें लड़ाई होती रहती है, और जो काम पहले सीबीआई करता था अब उसको एनआईए को दे दिया, तो बुरा तो लगेगा ना, बुरा लगना स्वाभाविक की बात है भाई। प्रधानी किसी की चली जाती है ना, तो उसको लगता है कि इसने मेरे सर का ताज छीन लिया है। और फिर वो आपस में, वो समझ लो कितना भी बड़ा मित्र क्यों ना हो, कितना बड़ा हितैषी क्यों ना हो, लेकिन उसमें हमेशा तनातनी तलवार करके कोने में टिकी रहती है, ऐसी करके कि हाँ बेटा मिल जाए मौका एक बार बस, फिर तुझे देखते हैं तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने प्रधानी कैसे ले ली। और यहाँ तो इतना बड़ा ताज है, वो भी सीबीआई का इतना बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड था कि ये पहले से बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, अच्छे निर्णय दिए हैं, और उस पर भी संबंधित कुछ भी फॉल्ट नहीं पाए गए हैं, फिर भी उसने कोई काम छीन ले तो ये तो बहुत बड़ी बात हुई ना। इसकी वजह से क्या हुआ है, सीबीआई के अधिकारी जो है ना, वो भी कहीं ना कहीं मेंटली रूप से एक्सेप्ट चीज़ों को नहीं करते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए अब देखो ये विवाद इतने ज़्यादा बढ़ रहे थे, हर जगह पे ये विवाद देखे गए। कहीं कोई घटना हुई तुरंत भाग के दोनों आयोग पहुंचते थे, और दोनों पहुंच गए तो आपस में खूब झगड़ा वगड़ा बढ़ता था, और इतना झगड़ा बढ़ जाता था कभी कभी एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाता था जहां पर टकराव की संभावना होती थी। फिर इसको हस्तक्षेप करना पड़ता था बीच में। इसकी वजह से क्या कर दिया गया, कह दिया गया चलो हम एक काम करते हैं, कुछ नियमों में संशोधन कर देते हैं। और क्योंकि बॉडी नहीं बनाई थी एनआईए, और एनआईए शक्तिशाली बनाना था, तो सीबीआई तो पहले से ही थी, और कहा कि एनआईए को कुछ और अच्छे लेवल पे ले जाते हैं, तो एनआईए एक्ट में कुछ संशोधन कर दिए गए, ठीक है। तो लिखिएगा अगला पॉइंट लिखिए। पिछले वर्षों में एनआईए एक्ट में कुछ संशोधन किए गए। पहला क्या है, कहाँ पर संशोधन किया गया है, अब बता रहा हूँ। पहला संशोधन कहाँ पर हुआ है, इसके लिए देखो, पहला आपने एक पढ़ा होगा UAPA एक्ट, क्या है मैं बता रहा हूँ आपको, UAPA एक्ट, ठीक है। इसको इंदिरा गांधी ने पारित किया था। किसने किया था, इंदिरा गांधी ने। अब ये क्या है, तो इसकी परिभाषा लिख लो, अनलॉफुल ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है। और ये जो है ना 1967 में बनाया गया था, उल्टा इधर से डब गया, 1967 में इसको पारित किया गया था, बनाया गया था, ठीक है। इसका एक सेक्शन है 43, इस एक्ट का सेक्शन है सेक्शन 43A, सेक्शन 43A, ठीक है। सेक्शन 43A में क्या है, 43A क्या है, देखो इसमें है क्या, किसी भी व्यक्ति के लिए बिना वारंट जारी किए, अब वारंट जारी नहीं कर रहे हैं किसी को, ठीक है, बिना वारंट जारी किए किसी भी व्यक्ति की किसी भी समय पर किसी भी हालत में गिरफ्तारी की जा सकती है। अब ये मामला था, तो ये जो है ना मामला था ना, तो इसको क्या था, इसको UAPA एक्ट को रखा तो गया है बिल्कुल वैसा ही, लेकिन इसकी पावर किसको ट्रांसफ़र कर देगी, एनआईए को पावर ट्रांसफ़र कर देगी। मतलब क्या है, एनआईए भारत में किसी भी व्यक्ति को, सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर, ध्यान से सुन लो, भारत में किसी भी व्यक्ति को सिर्फ 2 व्यक्ति को छोड़कर, राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर, भारत में किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय किसी भी कंडीशन में
क्या कर सकता है, यूएपीए एक्ट के तहत उठा सकता है बिना कोई वारंट जारी किए। पहले किसी को गिरफ्तार करने से वारंट जारी किया जाता है और ये बिना कुछ बताए उठा सकता है किसी भी समय पर। तो समझ लो कितना बड़ा पावर हो गया। पता चला कोई बैठा है आराम से तरबूज खा रहा बैठ के, तरबूज खा रहा है और पकड़ लिए, उठा लिए, चल बैंड में डाल लिए, चल भाई क्या है भाई, एनआईए है। अब देखो कल आपने एक मामला सुना होगा, अगर पेपर फॉलो किया होगा तो आपने कल मामला एक सुना होगा कि एक एसटीएफ की टीम क्या की है, एक आदमी कोई था वो उस मतलब उसको पकड़ ली ऐसे ही रोड पे ही, वो उनको दिखाई पड़ गया और वो क्राइम व्राइम किया होगा तो उनको दिखाई पड़ गया, वो पकड़ में आ गया और पकड़ में ऐसी जगह यहाँ पे आ गया जहाँ पे मार्केट था, मार्केट में उसको जबरदस्ती पकड़ लिया। तो वो चिल्लाने लगा पकड़ 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 कर ली मेरी, और पकड़ कर ली तो हुआ गया उसके चक्कर में कि पास पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए और एनआई वो उस पर तो एसटीएफ पे ही धावा बोल दिया उन्होंने। कल का ही बात है, ठीक है। अब क्या था, बात ये थी एसटीएफ अपनी ड्रेस में तो रहती नहीं है जल्दी, ठीक है, तो सिविल ड्रेस में लगती है। तब फिर उन्होंने कार्ड वार्ड अपने दिखाए, तब लोगों ने हस्सेप किया, मतलब कहा चलो रहने दूर हटो दूर हटो, नहीं तो एसटीएफ भी धुन गई होती। कितने लोग होते, 5-7। अब घटनाएं तो ऐसी बहुत सारी होती हैं कि पता बैन में डाल लिया, कोई किसी में डाल कर ले चला गया, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो कल बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यूएपीए एक्ट के तहत इंदिरा गांधी ने ये लॉ बनाया था, ठीक है। अब इसको जो है ना, इसकी पावर जो है ना किसको दे दी गई है, सेक्शन 48(3) सेक्शन 40A में रखा गया था। इसकी पावर क्या दे दी, किसको दे देगी, एनआईए को। एनआईए को पावर दे देगी। अब राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर आप भारत के किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय किसी भी हालत में उठा सकते हैं। क्या बात है ना, इसको ध्यान में रखना। अब इसको लिख लो आप, सेक्शन 43A के तहत, सेक्शन 43A के तहत बिना वारंट जारी किए किसी भी पदाधिकारी को गिरफ्तार कर सकते हैं। कोष्टक में लिखा था राष्ट्रपति राज्यपाल को छोड़कर, राष्ट्रपति व राज्यपाल को छोड़कर। ठीक है, अब हो पाया क्लियर। यानी कि ये यूएपीए कानून का मतलब क्या करेगा, ये पूरा राइट इसके पास आ चुका है, ये उसका पूरा उपयोग करेगा। दूसरी चीज़, अब बात इस एक्ट के तहत और ये भी कह दिया गया है कि कोई विदेशी मामला आता है आपका, विदेशी मामलों में जांच करेगी, विदेशी मामलों में जांच करेगी कौन, एनआईए। और ये एक जांच कर भी चुकी है, ये श्रीलंका, हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका में एनआईए जांच भी कर चुका है। पहला इसका केस जो विदेशी मामलों से संबंधित था श्रीलंका का था और इसने जांच की और वहाँ पर रिपोर्ट भी दी इन्होंने, ठीक है। समझ में आया। अभी एक बार समरी समझ में आ जाएगी, समरी जब बताऊंगा तो। तीसरा देखो, अगर किसी के ऊपर राष्ट्रद्रोह, आतंकवाद, ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई बात होती है तो उस केस में भी क्या करेगी, एनआईए को जांच करने का स्वतंत्र रूप से अधिकार दे दिया गया है कि अगर राष्ट्रद्रोह किसी के ऊपर घोषित किया जाता है तो एनआईए तुम जाओ। इसलिए अगर आपने ध्यान से सुना होगा, अभी जब किसान आंदोलन हुआ था तो हमारा 15 अगस्त को हुआ था मामला, 15 अगस्त पे हमारे जो है ना लाल किला के आसपास में जब बहुत बड़ी घटना अंजाम दी गई तो वहाँ पर जांच करने के लिए एनआईए को अपने कदम उठाने पड़े और एनआईए इसकी जांच कर भी रहा है और एनआईए ने इसकी जांच करी है और पकड़ा भी लोगों को। क्लियर बात है ना। तो क्योंकि ये एक तरीके से उसमें कहा भी गया था कि एक व्यक्ति ऐसा जिसको राष्ट्रद्रोह का केस लगाया जा रहा है उसके ऊपर, ठीक है। और अगर कहीं आतंकवाद से संबंधित घटनाएं होती हैं तो वहाँ पर अब पहले सीबीआई जाने से पहले एनआईए को पूरा राइट है, एनआईए जाएगा। क्लियर बात है ना। अब समझ लो कितनी पावर दे देगी ये। पहली पावर क्या देगी, यूएपीए एक्ट, जिसमें बिना वारंट इशू किए भारत के किसी भी पदाधिकारी को गिरफ्तार कर सकता है, सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर। संवैधानिक पद है, उनको तो छोड़ना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़, विदेशी मामलों में ये जांच करेगी भारत से बाहर, और श्रीलंका में ये पहले अपनी जांच कर भी चुकी है। और राष्ट्रद्रोह और आतंकवाद का अगर कहीं पर केस आता है तो सबसे पहले इसको जांच करने का अधिकार मिलेगा। क्लियर बात है, इसको आप ध्यान में रखिएगा।
यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो मुझे बताइए, ठीक है। अब एक पॉइंट लिख लेना नोट करके, एक नोट करके पॉइंट लिख लेना। एक नोट करके पॉइंट लिख लेना। अब वो पॉइंट में क्या लिखना है आपको, लिखना है कि ये ऐसे लिखो, सीबीआई व एनआईए, सीबीआई व एनआईए के विवाद को, सीबीआई व एनआईए के विवाद को कम करने के लिए, कम करने के लिए कम करने के लिए भारत को अमेरिकी जांच एजेंसी की, अमेरिकी एक मिनट, अमेरिकी लिख लिया, अमेरिकी NCTC, अभी क्या है इसको बता रहा हूँ, NCTC की भांति NCTC की भांति NCTC की भांति एक संस्था बनानी चाहिए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझो, भारत में क्या है कि अगर ये सब चीज़ें सुलझानी है, अब आपने कानून लिख दिया है, कानून इतना लिख दिया है, अब जांच करने के दे दिया, लेकिन अब मैंने क्या किया, वो जनरल ऑफेंस विंग है ना, तो सीबीआई के पास भी वो पूरा रिपोर्ट कार्ड है, वो भी कह सकती है, दावा ठोक सकती है कि हाँ मैं करूँगा इस पर काम। अब दोनों में जब ऐसी परस्पर लड़ाई बढ़ेगी तो उसको सुलझाने के लिए NCTC, जिसको कहते हैं, लिख लो इसकी फुल फॉर्म, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, ठीक है। अब इसको क्या है, देखो अमेरिका में क्या किया गया है कि अमेरिका में जैसे FBI है और उनकी NS है, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटीज है करके है। तो अगर उनकी और भी जांच एजेंसियां हैं, बहुत सारी हैं, तो उनमें अगर कोई एक विवाद का कारण बनता है तो उसको सॉल्व करने का काम NCTC करता है। NCTC क्या करता है बीच में, NCTC है क्या, तो बस ऐसे समझो, यह जो है ना एक निष्क्रिय, क्या है, एक निष्क्रिय पुलिसिंग एजेंसी है, निष्क्रिय पुलिसिंग एजेंसी है। मतलब क्या है, इसके पास ना तो गिरफ्तारी, ये ना गिरफ्तारी कर सकती है, ये ना तो गिरफ्तारी करेगी, निष्क्रिय पुलिसिंग एजेंसी है। दूसरी चीज़, हमेशा क्या करेगी, समन्वय का काम करेगी। क्या करेगी, समन्वय का कार्य करेगी। क्लियर बात है ना। दूसरी चीज़, संशोधन जिसको बोलते हैं, संशोधन का कार्य करेगी। ठीक है। मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, ये निष्क्रिय पुलिसिंग एजेंसी है, मतलब इसको कोई भाग के केस नहीं देखना है, पुलिस की भांति कहीं नहीं जाना, इसको बैठे रहना घर पे ही, मतलब वहीं पर बैठे रहना है। विवाद कहीं उपस्थित दिखाई पड़ा, NCTC डिसाइड करेगा। चलो NCTC के पास चलते हैं। वो क्या करेंगे, निष्क्रिय एजेंसी है, गिरफ्तारी किसी की नहीं करवाएगी, मतलब ही नहीं कुछ भी है, करेगी क्या, समन्वय, दोनों एजेंसियों को बुलाएगी और बैठेगी और फिर ये संशोधन करेगी बैठ के आपस में कि आखिर में इसके लिए कौन सा है, ये बेटर है कि ये वाली बेटर है, किसको जांच सौंपनी चाहिए। ये NCTC करता है अमेरिका में काम, लेकिन भारत में ऐसी कोई संस्था नहीं है और भारत में संस्था नहीं बनाई गई है। तो ये कहा जाता है और ये सुझाव भी दिया जा रहा है कि अगर आपने NIA और CBI को इस प्रकार से छूट दे रखा है कि आप उनसे दोनों को अधिकारों में समानता आपको दिखाई पड़ रही है, तो आपको NCTC की भांति भारत में
एक संस्था का गठन करना चाहिए और वो ज़रूरी है और करेंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है एनसीसीसी को गठित करना भारत में, ये सुझाव दिया जा रहा है ताकि इनमें विवाद ना बढ़े। विवाद करने के चक्कर में कभी कभी क्या होता है, बीच के लोग फ़ायदा उठा ले जाते हैं। उसको बचाने के लिए क्या किया था एनसीटीसी, ये अमेरिकन एजेंसी है, इसको आप ध्यान में रखिए। ये मैंने बताया भारत में एनसीटीसी अमेरिकी संस्था के बाद एनसीटीसी का गठन किया जाना चाहिए। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब फाइनल समझ लो एक तरीके से, मैं इससे ज़्यादा एनआईए आपको नहीं बताऊँगा। ठीक है, इससे ज़्यादा अभी और भी है एनआईए, लेकिन वो आपके क्षेत्र के दायरे से बाहर है। इतना आप याद रखिएगा एनआईए क्या है, किस प्रकार से उपजा है, राइट्स क्या है और किस प्रकार से ये काम करता है, सीबीआई से किस प्रकार डिफरेंट है। ठीक है, तो आप इतना रखिएगा, बाद बाकी मैं अगले दिन बताऊँगा। ठीक है।